वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुशर्रफ अली फारूकी है और आज हम गेट्स फार्मा लाइब्रेरी ऑफ उर्दू क्लासिक्स गेट्स फार्मा लाइब्रेरी उर्दू क्लासिक के अदब के छठे सेशन के साथ आपको ज्वाइन कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो किस्सा आज़र शाह व समन रुकबानो, ये इसका अंग्रेजी तर्जुमा है। इसमें हमेशा ये द एडवेंचर्स द किस्सा आज़र शाह समन रुकबानो अंग्रेजी में वही रखा गया है। तो ये किस्सा जो है ये कुछ तरह से यूनिक है, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसके लिखने वाले महरचंद महर साहब हैं, जिन्होंने इसको नौ आईने हिंदी के नाम से लिखा। और नौ आईने हिंदी का मतलब है यानी नई तर्ज की हिंदी, यानी जो उर्दू का एक कदीम नाम था उसको उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि ये अब एक नई तर्ज की मैं वो उर्दू बना रहा हूँ। बजाय इसके कि मैं बहुत ही मुसज्जा और मुखफ़ा नस्र लिखूं, मैं इसको एक बिल्कुल रवां और आसान सहल जुबान में लिख रहा हूँ। तो इसका जो मरकजी किरदार है उसका कहानी के उन्वान से या किस्से के उन्वान से ताल्लुक नहीं है। मलिक मोहम्मद साहब हैं, जो कि एक मुहिम जू हैं, सयाह हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई ज़्यादा काम वाम नहीं करते। उनका किस्सा है, उनका और अ, परियों की शहजादी गेदी अफरोज का। तो अ, ये किस्सा जो है ये हमारा का मैंने अर्ज किया था कि इसको हम किसी तरीके से देखेंगे कि किन मानों में ये यूनिक है। तो इस किस्से की एक जो खूबसूरत है वो ये कि इसमें अमल बताया गया है, किस तरह कोई बीमार जो है उसको किस्से कहानी के जरिए आप सेहतियाब कर सकते हैं उसकी, क्योंकि सिर्फ बीमारी का ताल्लुक जिस्म से नहीं होता, दिमाग से भी होता है। तो दिमाग की कुव्वतों को मुश्तबा करने के लिए कहानी एक बतौर एक टूल के इस्तेमाल या एड के इस्तेमाल होती है कि आपकी तमाम तवज्जो जो होती है वो कहानी पे मरकूज हो जाती है। और अगर कहानी जारी पर दिलचस्प होनी चाहिए, बोर नहीं होनी चाहिए, तो जो दिलचस्प कहानी है उसके साथ आपकी तवज्जो भी इधर मबजूल हो जाती है, मरकूज रहती है उस पर। और इस तरह आपके दिमाग की जो सलाहियत है वो जो स्कैटर्ड आपका दिमाग हो जाता है या परागंदा मुंतशिर आपके ख्यालात हो जाते हैं, वो दोबारा से मुज्तमा होकर और आप उसको दिमाग एक तरह से दोबारा काम करने लगता है इससे कहानी सुनकर। तो इसका रोल हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आदर शाह साहब जो हैं वो किसी मुल्क के बादशाह हैं, और जैसा कि होता है कि मुल्क वैसे तो सब प्रॉस्परस है लेकिन बादशाह साहब की औलाद नहीं होती है। तो खैर वो एक दिन वीराने में चले जाते हैं और देखते हैं कि अ, एक जगह पर उनको एक बुजुर्ग मिलते हैं, और बुजुर्ग जो होते हैं उनको अपना किस्सा सुनाते हैं कि अ, मैं एक जमाने में कज़ाक होता था और लोगों को मैं लूटता था, और एक दिन मैंने दो नौजवानों को लूट कर मार दिया इस लालच में कि शायद उनके पास से कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इनकी जान नाहक गई। और उसके बाद उन्होंने अ, जो था वो तौबा कर ली ऐसे तमाम बुरे कामों से। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जिंदगी अ, जंगल बियाबान में इबादत वगैरह में गुजारी। तो और उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से खुदा जो है वो अपने हर बंदे को, हर ना सिर्फ बंदे को बल्कि अपने अ, तमाम मखलूक़ात को किस तरह से रिस्क पहुंचाता है। तो उन्होंने फिर उसके बाद अपनी रिस्क की फिक्र करनी छोड़ दी और सिर्फ इस पर तवज्जो की कि मैं एक अपनी जिंदगी में बेहतरी कुछ लाऊं। तो वो बादशाह से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भाई औलाद होगी, लेकिन जो तुम्हारी अ, मौजूदा बीवी है उससे नहीं होगी, बल्कि उसके लिए अ, समन रुख बानो जो है मुल्क की शहजादी है,
उससे तुम्हें औलाद होगी। तो बादशाह साहब ये है अपना खुशखबरी सुन के वापस लौट आते हैं। अब वापस अपनी तवज्जो देने लगते हैं अपने मुल्क वगैरह पे। अपने वजीर को भेजते हैं कि भाई तुम मेरा रिश्ता लेकर जाओ और किसी तरह से मेरी शादी कराओ बादशाह से, बादशाह की बेटी से। वजीर साहब जाते हैं और तैयारी करके जाते हैं कि अगर बादशाह सीधी तरह नहीं मानेगा तो फिर उसको तलवार के जोर से मनवाया जाएगा। बहरहाल वो सारे अपने इंतजाम करके वजीर साहब जो हैं जिस तरह साहब वो जाते हैं और अ, कामयाब रहते हैं अपने मिशन में। और बगैर किसी फौजी ताकत को या अपने जोर को इस्तेमाल किए बगैर भी बादशाह की बात मान जाता है और वो दुल्हन को लेकर पहुंच जाते हैं। अब बादशाह की जो पहली बीवी होती है उसका नाम है जलाला। और वो आ, इसका सुन करके भाई ये नई बीवी आ गई, अब तो बादशाह उसी के साथ बहुत गुजारा करेगा, उसको जहर दिलवा देती है। तो ये जब अ, पहुंचती है उसकी वार जो उसको जहर देकर जहर देने पे तो बांधा गया था कि भाई तुम जाकर उसको किसी मशरूब के जरिए उसमें जहर दे आओ। तो वो उसको जहर देती है और जहर की खुशबू ये थी कि उससे दिमाग मुंतशिर सारा हो जाता था और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की अ, तमाम ख्वाब जो थे वो अपनी अ, अपना काम छोड़ देते थे और इस तरह का इंसान खत्म हो जाता था। तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है और बादशाह सलामत जब उसके बाद पहुंचते हैं आदर शाह साहब, तो कहती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसके बाद से थोड़ी देर पहले से मुझे ये पूरी मेरी हालत होनी शुरू हुई और मेरे दिमाग पे कुछ असर है। तो बादशाह सलामत अब सारे अपने हकीम वाले जितने भी उनके होते हैं वो सबको तलब करते हैं और कहते हैं कि भाई आकर इसका इलाज करो। वो सब इलाज करते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये उनके बस की चीज नहीं है। तो बादशाह से कहते हैं कि भाई हम तो आजिज हैं इस चीज का कोई इलाज करने से। लेकिन एक शख्स है, पीर सनान उसका नाम है, और वो बहुत दूर दराज कहीं पे रहता है और उसको अगर आप तलब करें तो उसके हाथ में शफा है और वो उसको समझकर बता देगा कि क्या। तो बादशाह भेजता है फिर दोबारा अपने वजीर को कि उनको तुम बुला के लाओ। वो कुछ पहले तो रजामंद नहीं होते आने पर, खैर बहरहाल बड़ी इनकी मिन्नत समाजत की जाती है तो वो मान जाते हैं और इलाज करने समन रुकबानों का पहुंच जाते हैं बादशाह के पास। अब जब वो उसको देखते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने दो शागिर्दों को बुलाऊंगा। एक कहीं शुमाल की तरफ गया हुआ है, एक जुनूब की तरफ गया हुआ है, और या मशरक की तरफ और एक मगरिब की तरफ है। और उन दोनों को बुलाया जाएगा तो फिर अ, इसका इलाज देने। तो उनको बुलाया जाता है, वो दोनों भी आ जाते हैं और वो फिर आखिर में ये सब बताया जाता है कि इसको जो समन रुख्बानो है इसको जहर दिया गया है और इसका इलाज ये है कि इसको किससे कहानी सुनाई जाए ताकि इसका थोड़ा सा दिल बहले और इसकी जो जहनी कुव्वत है जो इस वक्त परागंदा है और जहन इसका परागंदा है और मुंतशिर है वो यकजा की जाए और फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके वो हील हो। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अ, उन्होंने बजाय कोई दवा दारू करने के एक कहानी के जरिए उसको एंटीडोट समझा उस पूरे जहर का। और इन्हीं बॉडी की अपनी जो एनर्जीज हैं उनको स्ट्रेंथन करके कहानी के जरिए उसको अ, अपने तौर पर सेहतियाब करने की उन्होंने ये स्कीम बताई। अब पहले जो उनके हैं दाना दिल साहब, वो सुनाते हैं अपना किस्सा अपनी वो के मुझसे पूछते हैं जो शेख सना करते हैं कि भाई तुम बताओ
हमने दुनिया इतनी देखी है, कोई अच्छी बात किस्सा सुनाओ। तो वो सुनाता है मलिक मोहम्मद गीती अफरोज का किस्सा। कहता है कि ये जो है मलिक मोहम्मद साहब, उनका ये किस्सा है बड़ा मजेदार, और मैंने जो भी किस्से सुने में ये सब सुनता है। तो बादशाह कहता है कि सुनाओ, और वो समन रुकमानों की भी कुछ हल्का हल्का उसको होश है, तो वो दिलचस्पी ले रही है उसको सुनने में। फिर वो सुनाता है और बताता है कि मलिक मोहम्मद साहब जो थे, एक दिन हमेशा कहीं ना कहीं घुमा करते थे, और उनके जो चचा थे वो बादशाह के वजीर थे। तो वो कहता है कि ये एक दिन कहीं जंगल में शहर से बाहर आराम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रात को उनकी आंख खुली के आसमान पर एक परियों का एक पूरा लश्कर उड़ा जा रहा है आसमान पर, और एक तख्त पर एक परियों की शहजादी बैठी हुई। तो इन्हें देख के बड़ा उसको अच्छा लगता है, ताज्जुब होता है, पसंद आता है उनको मंजर, और ये चाहते हैं कि इसके बारे में मजीद कुछ मालूमात की जाए, या उनसे उनको खोजा जाए कि कहाँ जा रहे थे ये लोग, क्या कर रहे थे। तो मलिक मोहम्मद साहब जो हैं वो जंगल में से वापस आबादी की तरफ आते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई मैंने ऐसा एक मंजर देखा था, ये कोई इसका बताओ क्या है। तो लोगों ने कहा कि भाई वो तुम उस चक्कर में नहीं पड़ो, वो परियों की शहजादी है गीती अफरोज, और वो जो है अ, उड़ी जा रही थी, अपने माँ बाप से परिस्तान में जो उसके रहते हैं, परियों के बादशाह और मलका हैं, उनसे लड़कर यहाँ पर आ गई है। और अगर उसके कोई, और यहाँ पर वो महल बना के रहती है अपनी परियों के साथ, और अगर कोई उसके महल के पास भी फटकता है तो वो उसको जानवर बना देती है, तो तुम इस ख्याल से बाज आ जाओ। तो जो मलिक मोहम्मद साहब हैं वो कहाँ इन चीज़ों से सुनकर उनको खातिर में लाने वाले, वो तो और उनका शौक बढ़ जाता है ये चीज सुनकर, और वो कहते हैं कि मैं तो अब जाके जरूर मिलूंगा। खैर वो जाते हैं, परियों के महल पे पहुंच जाते हैं, और ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि मैं गीती की वो है वजीर जादी, या उसकी उसके मसाहिब के, उसका नाम है रूह अफ़ज़ा, के हमारा रमजान का फेवरेट मशरूब है। तो वो उससे कहता है कि मैं अ, मिलने आया हूँ, और मुझे बताओ कि अ, ये जो है इसका क्या सिलसिला किया जाए। तो वो कहती है कि उसको जाके बताती है गीती अफरोज को कि भाई ये तुमसे मिलने आया है। तो वो कहती है कि इसको आने दो। तो ये पहुंच जाते हैं अंदर, और कुछ अपने किस्से कहानी सुनाने लगते हैं। तो वो कहती है उसको कि किस्से कहानी पसंद आते हैं गीती अफरोज को, और वो कहती है कि तुम्हें इजाजत है यहाँ पर आने की, और मेरे महल मेरा महल तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन अगर कभी तुमसे कोई गुस्ताखी हुई तो बस उसकी सजा ये है कि तुम्हें जानवर बना दिया जाए। मलिक मोहम्मद साहब बहुत खुश, उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप जैसा सवाल ही पैदा नहीं होता कोई गुस्ताखी का, और मैं तो बस आपसे न्याज चाहता था, वो हासिल हुआ, और मैं आया करूंगा। तो इस तरह इनका आने जाना हो जाता है। लेकिन एक दिन, अब ये गीती अफरोज से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं मलिक मोहम्मद साहब, और एक दिन इनसे नहीं रहा जाता, और परियों की शहजादी के हाथ को छीन लेते हैं। वो गुस्से में आकर इनको कहती है कि बदतमीज कबूतर, तेरी ये मजाल, और ये अल्फाज उसके मुंह से निकलते ही एक कबूतर में तब्दील हो जाता है। तो अब ये बड़ा इधर उधर चकराते फिरते हैं कि क्या करूं। खैर, अपने जो चचा हैं इनके, दानिशमंद साहब, जो बादशाह के वजीर हैं,
इनको ख्याल आता है कि मैं चचा के पास जाऊं, उनको कुछ जादू वादू भी शायद आता है और वो शायद कुछ मुझे हेल्प कर सके। तो ये उड़ते हुए जाते हैं अपने चचा के पास और बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचते हैं। रास्ते में इनके एडवेंचर्स वगैरह होते हैं। तो वो उनको चचा पहचान जाते हैं कि अच्छा ये शायद मेरा बहुत दिनों से आया नहीं था, मैंने सुना है कि वो परी जो है वो जो है जानवर में बना देती है अ, लोगों को, और इसको जरूर उसने का वहां पे शौक हुआ होगा और यही हुआ होगा कि उसने इसको कबूतर बना के भेजा है। खैर वो पूछते हैं कि तुम ही हो मलिक मोहम्मद, तो ये अपना सर हिलाते हैं। बीच में इनके और भी कुछ एडवेंचर्स होते हैं, यहाँ पर ये अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचा के पहुंचते हैं चचा के पास। तो चचा इनको एक माजून निकाल कर खिलाते हैं। कहते हैं कि देखो ये माजून जो है इससे तुम वापस अपने इंसान की जून में आ जाओ। तो ये खाते हैं माजून और वापस इंसान बन जाते हैं। फिर चचा कहते हैं कि देखो आइंदा वहां पे बिल्कुल नहीं जाना, वरना बस फिर तुम वैसे के वैसे जानवर के जानवर रहोगे। तो ये फौरन तौबा कर लेते हैं। लेकिन फिर इनको परियों की शहजादी की याद आती है और फिर ये अपनी किस्मत आजमाने वहां पे पहुंच जाते हैं। पर परियों की शहजादी जो थी वो भी इनको इनसे मिलने के लिए वो भी इनको याद कर रही थी कि भाई बड़े अच्छे किस्से कहानी सुनाते थे। तो जब ये पहुंचते हैं वहां पे तो कहती है भाई हम तो तुमको याद ही कर रहे थे। तो ये सुन के बड़ा खुश होते हैं। वो कह रही थी और उसने कहा कि भाई आइंदा तुमको मेरा हाथ चूम लेने की इजाजत है, लेकिन इससे ज्यादा अगर तुमने कुछ गुस्ताखी की तो बस फिर इससे बुरा कोई नहीं। तो इस तरह मलिक मोहम्मद साहब जो है वो एक के बाद दूसरी गुस्ताखी करते चले जाते हैं और कभी एक जानवर, कभी दूसरे जानवर, कभी तीसरे जानवर उसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, हत्ता के इनकी जान पर बनाती है। और जो बादशाह है वो भी उसको भी दिलचस्पी है परियों से, उनके साथ उनसे मिलने की कि भाई वो परियां आए मेरे पास, मेरे महल में आए, मैं उनकी दावत करूं, मैं जाके देखूं उनका महल कैसा है। तो वो एक अलग किस्सा शुरू हो जाता है। बादशाह सलामत जो है उनको रूह अफ़ज़ा जो है उनकी ये फिरोज की जो असिस्टेंट है वो उनको पसंद आती है। वो पहले समझते हैं कि शायद यही परियों की शहजादी इतनी खूबसूरत। तो बहरहाल ये किस्सा जो है एक उनका मुरीद है वो सुना रहा है और ये किस्सा सुनते जो है समन रुख बानो, उसकी तबीयत बहाल होने लगती है और वो बहुत दिलचस्पी लेती है और कुछ बीच में उठकर कोई बात भी करती है, कोई कमेंट करती है। तो बादशाह और वो शेख सलमान वगैरह जो होते हैं काफी खुश होते हैं कि देखो अब ये रूह बसेहत है और ये चीजें जो हमने ये जो तरीका था हमारा कहानी सुना के इसकी सेहत, इसको सेहतियाब करने का, वो कामयाब हो रहा है। तो बादशाह को भी बहुत शुक्राने के नफिल अदा करता है और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है शेख सलमान। लेकिन अब ये होता है कि जब कहानी बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, जहाँ पर एक बहुत ज्यादा उसको दिलचस्पी आ रही है समन रुखवानों को, तो वहां पर शेख सनान जो होते हैं पहले अपने मुरीद को जाने दिल को कहते हैं कि बस तुम यहाँ पे कहानी रोको। और जहां पर उसका अब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है उसमें समन रुखवानों के कि अब क्या होगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो दूसरे मुरीद को कहते हैं कि तुम अब अपना किस्सा शुरू करो। तो इसमें इसमें जिस तरह कहानी दर कहानी होती है, तो इसमें कहानी दर कहानी या जो फ्रेम स्टोरीज होती हैं उनको अमूमन इस तरह बनाया जाता है कि एक चीज है उसको कहीं पे किसी खास जगह पे रोक के दूसरी कहानी को उसके अंदर जोड़ दिया जाता है और फिर वो दूसरी कहानी चलकर खत्म होती है। और जो इंटीरियर स्टोरी है जो कि फ्रेम स्टोरी के अंदर होती है वो अपनी अपने अख्ताम पर पहुंच जाती है। और उसके बाद फिर जो जहाँ से रुकी हुई होती है पहले कहानी वो चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रेम स्टोरी है उसको उस फ्रेम को इंटरेस्टिंगली यूज किया गया है कि यहाँ पर जो पीक ऑफ क्यूरियोसिटी है उस उस जगह पे फ्रेम बनाया गया है कि देखो यहाँ से ये फ्रेम इसका बनेगा। और जो दूसरा वो है उसका
दूसरी कहानी जो इसकी इंटीरियर स्टोरी है या जो ज़मीनी कहानी है उसकी, वो उसको बनाया गया है मुख्तसर जारी बात है, जिस तरह की हमेशा होती है इंटीरियर स्टोरीज। और उसको कोई वो भी बहुत दिलचस्प है। वो एक शख्स की कहानी है जो एक बहुत अच्छे हालात होते हैं उसके, फिर बहुत बुरे हो जाते हैं और वो अपनी किस्मत आजमाने दुनिया में निकलता है और किसी बादशाह के मुल्क पहुंचता है। वो कहता है कि मैं शामिल होना चाहता हूँ आपकी आपकी खिदमत में या आपकी मुलाजमत करना चाहता हूँ। कहते हैं कितने तुम पैसे लोगे, वो बहुत पैसे मांगता है। तो बादशाह कहता है कि दिल में सोचता है कि ये बेवकूफ आदमी इतने पैसे मांग रहा है, चलो मैं इसको 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, फिर मैं इसको फारिग कर दूंगा अगर ये किसी काम का नहीं हुआ। तो जब वो घर जाता है बादशाह, अपने घर पे अपनी मलका और अपनी बेटी से ये चीज ऐसे ही तस्करतन कह रहा होता है कि एक ऐसे शख्स आया मेरे पास और उसने इतने पैसे तलब किए। तो उसकी जो जो बेटी है, शहजादी है, वो कहती है कि उस शख्स ने अगर इतने पैसे तलब किए तो इसकी का ये मतलब है कि वो शख्स वाकई अहल है और इतने पैसे जो मांग रहा है तो उसने ठीक मांगे होंगे, उसको अपना काम आता होगा। बादशाह सलामत को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि ये कल की छोकरी मुझ पर ये मुझे ये अकल सिखा रही है। तो वो बहुत गुस्से होते हैं उस पर और कहते हैं कि अब अगर मैं उसको रखूंगा मुलाजिम तो लोग कहेंगे कि जी अपनी बेटी को उससे कुछ दिलचस्पी उस शख्स से, उसको मैं मुलाजिम रख रहा हूँ। तो खैर वो बेचारी शहजादी घबरा जाती है, क्या सब मामला किस तरफ जा रहा है। वो कहती है कि मैं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मैंने तो आपको एक अपनी एक राय दी थी, लेकिन बादशाह सलामत को उनका दिमाग बादशाहों की तरह होता है, बहुत जल्दी उसमें तगय्युरात पैदा होते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि जा मैंने ये शहजादी तुझको सौंपी और अपनी बेटी को उसके साथ कहता है कि तुमको बख्श दी मैंने और उसको अपनी बेटी को अपने मुल्क बदर कर दे, ये उसको सजा दे। वहां से वो दोनों चलते हैं और उनके एडवेंचर्स होते हैं। उसमें एक बहुत एक क्रिटिकल एक मोड़ आता है जिसमें उस शख्स की वो कहीं और जाके मुलाजमत कर लेता है किसी और जगह पे और अ, अपना लोहा मनवाता है, अपनी काबिलियत साबित करता है। लेकिन एक बहुत उसके लिए क्रिटिकल एक मोड़ आता है जिसमें उसको एक अहम फैसला करना है अपनी बहुत ही एक चहीती चीज के बारे में और उसके मुकाबले में उसको तरजीह दे या बादशाह को दे जिसका वो मुलाजिम है। तो वो उस पर उसकी जिंदगी वहां पे उसकी जिंदगी का फैसला होता है। तो बहरहाल ये जो दूसरी कहानी है ये बहुत दिलचस्प है और लेकिन अ, इसको भी एक तरह से वो जो शुरू का अमल है कि जिसमें उन्हें कहानी में दिलचस्पी के जरिए उसमें दिमाग को की जो कुव्वतें हैं उनको यकजा किया जा रहा है, तो वो दूसरी कहानी के अंदर भी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ दिमाग का एक हिस्सा जो है उसका समन्वय बानों का, वो पहली कहानी में भी फंसा हुआ है कि भाई उसमें क्या था या क्या हुआ था उसके अंदर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉम्पोजिशन है इस तरह से कि एक शख्स के दिमाग को आप प्राइम करके एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, उसको जानना चाह रहा है। अब वो उसका दिमाग वहां पे रुक गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बहुत ही नई और एक और बहुत दिलचस्प कहानी शुरू कर देते हैं जो जिससे जो आपका जो टारगेट है, ऑडियंस है, जो कि आपका मरीज है, उसको उतनी दिलचस्पी आ रही है। तो उसका दिमाग अब दो तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। एक तो पहली कहानी में भी फंसा हुआ है और दूसरी और जो दूसरा वो है दूसरी कहानी है उसमें भी वो उनका जो मरीज का दिमाग है अब दूसरी कहानी में भी फ्लो कर रहा है। उसकी जो इंगेजमेंट है, एनग्रोसमेंट है, उसके अंदर भी इतनी ही ज्यादा है। तो ये डिवाइस इस तरह से ये नहीं कि ये पहली मर्तबा कहानियों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। किस्सा चार दरवेश जो मीर खुसरो ने उनकी सेहतियाबी के लिए लिखा था निजामुद्दीन औलिया की,
वो भी इसी नौयत का है कि किस्सा सुनकर वो सेहतियाब हो। इसी तरह बेशुमार उर्दू के अंदर किस्सों के एग्जाम्पल्स हैं। बेशुमार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर किस्सों को या कहानियों को इस्तेमाल किया गया है किसी काम के लिए, यानी उसकी एक यूटिलिटी है उस चीज की, जो कि उसमें आपको, जो आप कहते हैं कि भाई कहानी तफरीह के लिए पढ़ी जा रही है, वो बहुत ही सीरियसली उस चीज का वो किया जा रहा है, किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया किया जा रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो दूसरी तमनी कहानी जो है, जिसमें कोई शख्स का हिस्सा है जिसको, जो को बादशाह की बेटी सौंप दी जाती है, उसको उसमें कुछ ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई चीज अजीब सी हो जाती है। मसलन कोई बहुत ही बूढ़ा शख्स है, उसने बहुत सारे देव आ रहे हैं हमला करने के लिए, देव आ रहे हैं, उनको मार दिया। और उसको अ, तो जो समन्वय खान है वो सुन रही है उस रिश्ते को, और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि एक इतना शख्स जो किसी उस तरह का काम नहीं कर सकता था, अचानक उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने इतने सारे देवों को या देवों को मार दिया। तो जो के बनाने वाले हैं, वो अ, उन्होंने, ये नहीं है कि वो जो एक का टुकड़ा है उस कहानी के अंदर, जिसमें जो एक वीक लिंक है कहानी का कि भाई ये इस तरह की चीज तो नहीं हो सकती, वो उन्होंने, ये पता चलता है कि जानबूझकर दानिस्ता तौर पर उसको कहानी के अंदर शामिल किया गया है, उसमें शामिल किया है, क्योंकि उससे वो एक तरह का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो मरीज है, इसका दिमाग इतना एक्टिव है कि अगर कोई इसमें वीक लिंक आए तो उसको पकड़ सके, या कोई ऐसी बहुत ही मुबالغा आमेज चीज हो तो वो उसको क्वेश्चन कर सके। तो ये उन्होंने उसको कहानी को बुना इस तरह से है, उसमें एक वीक लिंक डालकर कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट करता है मरीज या नहीं। अगर वो नहीं करे ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि प्रॉब्ली उसका दिमाग अभी इतना हाजिर नहीं हुआ या इतना एक्टिवेट नहीं हुआ कि वो इन चीजों को पकड़ सके या उनको क्वेश्चन कर सके। तो लेकिन ये कहानी जो है, अ, इसकी जुबान भी बहुत ही उम्दा है। महसन खत्री मेहर साहब ने इसको लिखा, उनका ताल्लुक लाहौर से था और कुछ अरसे रहा। और उन्होंने ये किस्सा बागो बहार से, जो कि मीर अमन की तसनीफ है, उर्दू में आसान तरीन नस्र और एक पूरी रिवायत को उसने जन्म दिया। इस तरह एक बहुत ही रवा जुबान लिखी गई, तो उन्होंने तकरीबन 8-10 साल पहले से लिखी। और इसमें वही तमाम खूबियात नस्र की नजर आती हैं जो आपको बाद में मीर अमन के यहाँ नजर आई और उसकी बहुत पजीराई हुई। तो एक तरह से ये बहुत ही अ, अहम तहरीर है, तो आईन हिंदी या किस्सा आदर्शा और समन रुखबानो, जो कि उर्दू में लिखी गई और बहुत दिलचस्प है। इसको आप हाथ से रख नहीं सकते अगर आप इसको एक दफा पढ़ना शुरू करते हैं। और इसी तरह इसकी जो, जिस इस तरह से कहानी को जिस तरह किसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी के सेहत दिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत एक यूनिक सा एलिमेंट है। तो ये इसकी कहानी की कुछ किस्से की चीजें थी। अ, मैं मरियम को इनवाइट करूंगा, मरियम जिया, डॉक्टर मरियम जिया। आप पहले भी उनसे यहाँ पे मिल चुके हैं। मरियम किस्सों और दास्तान की स्कॉलर हैं, और मैं कुछ मरियम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ उनके कमेंट्स किस्से के बारे में अगर हों तो हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि उर्दू में किस्से और दास्तानों पे काम करने वाले लोग इतने कम हैं, और
जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अहम है कि ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर्स हमारे और लिखने वाले, Sorry, पढ़ने अच्छा, वाले। I'm sorry, I won't be able to switch on my video. वो घर में हमारे That's जरा fine. जी जी, you can just join with audio. I think recently जब मैंने ये पढ़ी कहानी, तो जो हीलिंग का इसका एस्पेक्ट है वो उसने मुझे बहुत इंटरेस्ट किया, एंड आई थिंक वी हैड अ लिटिल कॉन्वर्सेशन अबाउट हाउ, और आपने मुझे कहा कि जो सिलसिला है हीलिंग की जो हम बात करते हैं, ये काफी इसके प्रेसिडेंस मिलता है। और जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये थी कि अगर हम अरेबियन नाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये जो कहानी है, ये इसमें एक in some ways the physical ailment of a woman is being cured by storytellers who are men. और उधर दूसरी तरफ शहरजाद है जो it's a psychological malady in Shehzada Shahriyar that she's trying to correct by her act of storytelling. And that I thought was very interesting. जी हाँ, उसमें वो चीज है। और जो वहाँ पे जो कहानी का इस्तेमाल है अरेबियन नाइट्स में या अल्फ लैला व लैला में, वो ये है कि कहानी को मामलात टालने के लिए इस्तेमाल किया गया है, या मौखर करने के लिए, या उस तरह उसी उसी जो पीक ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई आप किसी बिल्कुल पीक पे लाकर आप यहाँ पर दूसरी कहानी शुरू कर देते हैं। वहां पर भी ये होता है, लेकिन वो दिन के इख्तिताम पर जब वो सुबह होने वाली होती है तो वहां पे कहानी लाकर रोक देती है, ताकि उसकी बादशाह को कहानी में इतनी दिलचस्पी रहे कि उसकी जान बख्श दे और एक दिन उसको मोहलत और मिल जाए जिसमें वो एक और कहानी सुनाकर बादशाह को ही दे लाती है। तो एक तो ये बड़ी कमाल की चीज है कि भाई आपको अपनी जान पे खेल रहे हैं कहानी सुनाकर, तो उसकी अपनी एक दुनिया है। नहीं, यानी कि मेरा मकसद ये था कि जब हम बात करते हैं, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि उसमें वो अपनी जान पे खेल के कहानी करी है, लेकिन जो पूरा एक ये कॉन्सेप्ट है कि इट इज ऑल्सो लाइक अ थेरेपी, कि अगर वो जिस तरह इसमें बात है कि वो वंस शी स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चंस, तो दे नो दैट शी इज ऑन द रोड टू रिकवरी बिकॉज शी इज अंडरस्टैंडिंग कि ये कहानी में या तो गड़बड़ हो गई है या इसका यानी कि इंटरेस्ट उजागर हो गया कहानी में। मैं उस किस्म की बात कर रही हूँ कि जिस तरह जब शहजादा शहरयार भी व्हेन ही स्टार्ट the analysis is not very clear but in there, but there's also like जो हम जिसको हम CBT बुलाते हैं थेरेपी में, कि वो कहानी के जरिए he is trying to unravel his own thought processes as well. कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें इस तरह की जो बात होती है जो शायद इस कहानी में नहीं है, वो फर्क डगर पे चल रही है कहानी। तो आर दीज, हैव यू फेल्ट कि जब किस्से ये वाले किस्से जब आप ट्रांसलेट कर रहे थे, हमने बार बार इनका कनेक्शन बनाया एक्चुअली अरेबियन नाइट से, आपको क्या लगता है कि ये कनेक्शन कभी किसी वक्त में स्टोरी ट्री में एग्जिस्ट किया होगा, या ये बस या दे वर सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी टेलर्स जो ये थॉट प्रोसेस लेके आगे चल रहे थे? क्योंकि ये रिपीटेड कंसर्न्स हैं जो which don't stop, which are recurrent. जी, तो अब जिस तरह हमने कुछ लेक्चर पहले ये डिस्कस किया था कि जो बादशाह की औलाद होने पे जो बहुत ज्यादा जोर होता है, उसकी क्या एक पॉसिबल वजह हो सकती है। एक तो ये कि भाई बादशाह को अपनी, जाहिर बात है, अपना नाम देखना है कि मैंने सिलसिला चलाई और वो चलती रहे मेरे नाम से, लेकिन उसके अलावा उसके क्या महरक़ात हैं। तो मजे की बात यह है कि जितने बादशाह इस तरह की कहानियों में होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, वो सारे नेक बादशाह हैं। ऐसे कोई भी नहीं होता कि भाई बहुत ही कोई खबीस या जालिम बादशाह है और
वो निकला है औलाद की तलाश में। तो इसके लिए जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस तहरीक का कि भाई मेरी औलाद हो, ताकि जो नाम है और सल्तनत है वो आगे चले। वो हमेशा एक बहुत ही नेक बादशाह है जो जिससे उसकी रियाया खुश है, जो इंसाफ करता है, सब कुछ करता है, उसको उसको ये मसला दरपेश है। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जो मुखलिस आपका अगर कोई वो है, रूलर कह लें आप, या लीडर, या अपने उसको अ, बादशाह कह लें आप, तो उसको अपने सल्तनत की जो कंटिन्यूएशन है उसकी ये फिक्र है कि वो एक पीसफुल वे के अंदर चलती रहे, क्योंकि अगर उसका बेटा है तो उसका पीसफुली ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर खून खराबा होगा, और उसके अंदर जाहिर बात है सल्तनत के जितने वो हैं लीडर्स, ऑफिसर्स हैं, वजीर हैं, वो आपस में लड़ेंगे, लोग उसके अंदर मारे जाएंगे। तो ये जो एक इंस्टिंक्ट है कि भाई किसी तरह मेरे औलाद हो जाए, उसका आप कह सकते हैं कि भाई एक सेल्फिश चीज है, और बादशाह को तो सिर्फ इससे गर्ज है कि बेटा ही हो और बेटी हो ना हो, बस एक मेरा कोई सल्तनत का नाम लेवा हो। तो लेकिन इसका दूसरा एक पहलू ये है कि एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है कि पीस एंड वेलफेयर के अंदर उसकी पूरी सल्तनत चलती रहे और उसके अंदर कोई खून खराबा नहीं हो। तो इस तरह की ये जो सारी चीजें हैं, ये इसके अंदर बुजुर्ग का किसी का मिलना, उनको हिदायत देना या कोई खबर बताना, कोई हजरत खिज्र मिल जाते हैं, वो कहीं इनको रास्ते रास्ता भटके हुए शख्स को मिला देते हैं। शहजादा शहजादी होते हैं, उनकी आपस में बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही होती है, फिर किसी को कोई अगवा करके ले जाता है, उठा के ले जाता है, फिर उसकी तलाश में मुहिम शुरू होती है। तो ये सारे जो एक तरह के छोटे छोटे वाकयात हैं, इन्हीं से सारी कहानी बनी हुई है, और ये आपको जगह जगह नजर आते हैं। वही होता है कि शहजादा गुम गया, आप सब ढूंढने निकले हैं, या शिकार पे कोई निकला है और उसने किसी को हिरन को देखा या किसी बारहसिंगे को देखा, उसके पीछे दौड़ गए, और या तो वो बारहसिंगा खुद जादूगर था, या जादूगरनी थी, या परी थी, या देव था, या फिर के अंदर ये था कि वो उसको लीड करके ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसको मुख्तलिफ और एडवेंचर्स पेश आते हैं। तो ये कहानियां जो हैं, इनकी एक खास दुनिया है, और ये आपको कॉमनली मिलते हैं ईरान में, हिंदुस्तान में। अरबी जुबान में मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन चूंकि अरेबियन नाइट्स की वो सारी कहानियां मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से चल कर आई हैं इसके अंदर, तो ये कहा जा सकता है कि ये हमारे अपने खित्ते की अ, और उस खित्ते को हम महदूद क्यों समझें कि भाई ये जो बरसगीर हिंदो पाकिस्तान है, ये सिर्फ खित्ता है जिससे कहानी निकली है, क्योंकि ये जो बाउंड्रीज हैं ये हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है। जो नेशन स्टेट्स आप कह लें, उससे पहले तो दुनिया खुली हुई थी, आप कहीं पे भी जा सकते हो, उठा के चले जाएं, कहीं पे जाएं, रह पड़े, नई जिंदगी शुरू कर दें, कोई उसमें आपसे नहीं होता था उसके अंदर मोतरिज। अगर आप मुजरिम नहीं हैं और आपके पास ट्रैवल करने के पेपर्स हैं कि भाई मैं आया हूँ और मुझ पर कोई कोई किसी किसी किस्म का मेरे खिलाफ इल्जाम नहीं है, और मैं एक आज़ाद शख्स हूँ, तो किसी किसी को आपके रोक टोक नहीं होती। तो ये इस दुनिया की पैदावार ये कहानी है, जहाँ एक शख्स बैठा आज दिल्ली में बैठा हुआ है, साल भर बाद वो कहीं मिडल ईस्ट के अंदर कहीं बैठा हुआ है, वहां से उठ के फिर वो अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है, उधर वक्त गुजारता है। तो ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और ओपन दुनिया थी, और इसमें हम कोई पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि देखो यहाँ से कहानी निकली, लेकिन
ये बात भी साबित है कि ईरान या जो मुल्क फारस जिसको कहा जाता था, जो कि उस वक्त पर्शियन एम्पायर थी, वहां पे सबसे पहले ये कहानियां सुनने में आई, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। हिंदुस्तान में ऑफ कोर्स एक पूरा उसकी अलग हिस्ट्री है, लेकिन जो अरब में आई कहानियां, तो ये फारसी किस्से कहानियां जो थे, इसका कुरान में भी जिक्र है कि ऐसे किस्सा सुनाने वाले होते थे जो वहाँ के किस्से डिस्कस करते थे, और मक्का मदीना में ये लोग जाने जाते थे कि भाई ये किस्सा सुनाने वाले हैं। तो सही। ये तो इतनी पुरानी चीजें हैं, तो इसमें बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है कि एक ग्रुप हो स्टोरी टेलर्स का जिन्होंने किसी जमाने में ये बनाई हो, या उनको उससे भी पुराना कोई ग्रुप हो जिससे उनको ये पहुंची हो, फिर आपस में कोई एक कलेक्शन लेके कहीं चला गया, दूसरा दूसरा कलेक्शन लेके कहीं चला गया। हमें कोई उन उन कहानियों की आपस में मुमासलत को देखकर ही कुछ बात कर सकते हैं कि देखो ये इससे मिलती जुलती है, जिस तरह के अक्सर फोक टेल्स में होता है, लोक कहानी में। लेकिन ये मुमकिन है कि ऐसा कोई कलेक्शन हो जिसको बाकायदा बनाया गया हो, बैठकर बहुत सारे स्टोरी टेलर्स ने, और फिर वो डिस्पर्स हुआ हो पूरे खित्ते में। बहुत दिलचस्प बात है ये। मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ ये। सो देव डन छबीली भटियारी, किस्सा सिपाहीज़ादा एंड किस्सा कयारा का विद मी। और कल हम किस्सा कयारा का और किस्सा सिपाहीज़ादा डिस्कस कर रहे थे क्लास में। दीज आर इंग्लिश मेजर स्टूडेंट्स। और बच्चों ने एक बहुत दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। वो कहते हैं हम इतने हैरान हैं कि हमारे किस्से कितने मजे के, हमें तो कभी अंदाजा ही नहीं था कि ये कहानियां इतनी अच्छी हो सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि इन कहानियों में कोई मॉरल जजमेंट नहीं है। हमने अंग्रेजी की जो भी अभी तक कहानियां पढ़ी हैं उनमें मॉरल जजमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि इनमें मॉरल जजमेंट कोई नहीं है। कहानी सुनाई जा रही है कहानी की गर्ज से, और वो कहानी की जो दिलचस्पी है उसमें वो इजाफा करी है, क्योंकि कोई मोरालिटी इन्वॉल्व नहीं। और ये मुझे बहुत ये बात शायद करने की जरूरत है कि ये कहानियां हम जितनी पढ़ेंगे उतना उतना हमारे लिए शायद अच्छा हो, कि हमें अंदाजा हो कि हमारी कहानियां भी बहुत दिलचस्प हैं, और इनके ऊपर दिस a lot of room to actually think about them and talk about them outside of the paradigms that we are used to. और ये एक एडवांस्ड इंटेलेक्ट की निशानी है कि वो किसी चीज में महदूद होकर, या किसी चीज को कोई वैल्यूज में महदूद कर कर उस पर बात नहीं करे, बल्कि एक चीज बनाई बनाई है, एक आर्टिस्टिक क्रिएशन है कहानी, और उसको रख दिया आपके सामने कि भाई ये है, इससे आप मजे उठा लें और इसको देख लेंगे किस तरह से हमने कमाल से इसको बनाई है, और इसके आप से मजा उठाएं। यानी अब जो हमारा एक घर में होता है कि भाई अच्छा इसका क्या मकसद, या इसका क्या हल होना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं होती इन कहानियों में। ये सिर्फ सिर्फ आपकी, ये आपको एक तरह से इंसान को अहमियत दे रही है, इंसान की उस जरूरत को जो हर इंसान को होती है कि उसको तफरी, जिससे उसका दिमाग रिलैक्स हो जाए, जिससे उसके जो जो इसमें इसमें है। यानी एक तो चले एक यहाँ पे तो मरीज की सेहतयाबी के लिए हो रहा है, लेकिन अगर आप गमगीन हैं, तो अगर आपको किसी तरह का गम है, तो आप कहानी से सुनना शुरू कर दें, या कोई आप कहानी पढ़ के सुना रहा हो, तो आपकी तबीयत बहल जाती है। तो ये एक तरह की ये बहुत बड़ी इसकी वो है क्वालिटी लिटरेचर की। इसको लिटरेचर ही कहते हैं, पूरी दुनिया का लिटरेचर है, कोई इन कहानियों को कोई खास नहीं, कि हर आप एक एक सिंपैथेटिक आपके लिए वो एक चीज है जो
आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जब आप डाउन, जब आप गमज़दा हो, जब आप बीमार हो, जब आप हिम्मत हार रहे हो। वही वही ना कि आप, और आपको अगर वैल्यूज सीखनी है तो आप उसके लिए अलग अलग किस्से हैं, उसके अलग भाई लोगों ने किस तरह से बात बिल्कुल। पर साबित कदम रहे। तो अगर आपको सबक लेना है तो सबक ले लीजिए, लेकिन इन कहानियों को आप सिर्फ एक बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअली फ्री फॉर ऑल फन के तौर पे भी पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते और ये वो जो अयारी का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक स्टोरी टेलिंग एज अयारी। वो इतना सीमलेसली थॉट आउट होता है कि ट्रिकरी है, बट देर इज नो रियल सेंस ऑफ, देर इज नो मैजिक इन इट, इट्स ऑल्सो weirdly always so plausible in some ways कि आपको झोल नहीं नजर आते। ये कहानी बहुत सोच विचार के साथ मास्टर स्टोरी टेलर्स ने क्रिएट की हुई है। ये ऐसे ही नहीं कि बैठ के लिख दी या कह दी गई नहीं, बिकॉज टू इंश्योर कि वो चाहे जिस भी दुनिया में the it has its own unities of time, place and action intact, and plausibility intact, and to do that in systems of thought that are in and of themselves miraculous, and still to keep that intact is mastery of its own kind. बिल्कुल। इन कहानियों को कोई सी भी इससे जो हमने आज छठा किस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज का आखिरी है, लेकिन और बेशुमार किस्से और हैं जो वक्तन फवक्तन हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कोई भी किस्सा ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे यार ये क्या बोर था। या सारी कहानियां जो हैं बहुत ही एक इंगेजिंग है, और कुछ में आपको किरदारों से हमदर्दी हो जाती है, कुछ में आप को सिर्फ तफरी आ रही होती है, किस्सा का यार जैसी, या किस्से से पाई जाता है कि भाई चलो जी तफरी आ रही है, ये हरकत कर रहा है, वो हरकत कर रहा है। लेकिन बहुत ही इनकी जिन्होंने भी बनाया, और एक इनका स्टोरी टेलर कोई नहीं था, कई लोगों से फिल्टर होके ये हमारे पास पहुंची है। तो जहाँ पर अगर कोई कहानी में होगा, या जो जहाँ पे अगर कोई उसकी वीकनेस झोल होगी, होगा। हाँ, तो वो उसको उन्होंने दूसरे स्टोरी टेलर के पास से गुजरी, उसको फिट कर दिया और कहानी को परफेक्ट कर दिया। और ये होता है, हम बच्चों के लिए स्कूलों में कहानी सुनाते हैं स्टोरी किड प्रोग्राम के जरिए, और एक स्टोरी टेलर कहानी सुनाता है, फिर दूसरा स्टोरी टेलर जो है उसमें कोई चीज नई जोड़ देता है, कोई और इम्प्रोवाइजेशन कर लेता है, कोई लव्स डाल देता है कहानी में, जिससे कहानी में बहुत मजा आने लगता है। दूसरे स्टोरी टेलर जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह कोई नई चीज हमने डाल दी, कोई नया सीन डाल दिया उसके अंदर जो कि असल कहानी में नहीं था, वो भी इसका फिर हिस्सा बन जाता है। इस तरह मैंने जब इसको स्कूल में बच्चों के लिए मैंने इसको एक आसान पैराए में लिखा इस कहानी कि वैसे तो ये एडल्ट्स के लिए है, लेकिन इसका मैंने बच्चों का वर्जन भी बनाया, और उसमें ये किया कि जब मलिक मोहम्मद साहब जा रहे हैं परियों के महल की तरफ, कुछ इंटरेस्ट बच्चों के लिए डालने के लिए, कि उनको रास्ते में एक गधा मिलता है, और वो कहता है मलिक मोहम्मद आगे मत जाना। वो कहता है कि क्यों, और वो कहता है कि वो परियों की शरारती तुमको जानवर बना देगी, मेरे साथ भी उसने ये की। और इस तरह फिर उसको मुख्तलिफ जानवर मिलते हैं और उसको रोकते हैं, और लेकिन वो महसूस चलता रहता है। तो ये हमने बच्चों को सुनाने के लिए एक एडिशन उसमें कर दिया था, विच इज फन, और बच्चों को बहुत मजा आता था कि अच्छा अगला कौन मिलेगा, उसको गीदड़ मिलेगा या कौन मिलेगा या बत्तख मिलेगी, तो सारे जानवरों का, ताकि वो बच्चों के ध्यान में आ जाए भाई ये सारे एक्चुअली बने हुए हैं जानवर जो पहले इंसान होते थे, और अब इसका भी कोई बुरा असर होने वाला है। तो ये सब चीजें आज भी हम उसमें उस तरह की इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। नहीं, ये बहुत, और ये वाली जो बात है ना कि जब व्हेन इट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथरशिप, कि जब आपने फिल्टर करना है, उसको सुनाना है, उसमें एडिशंस करने हैं, सब्ट्रैक्शंस करनी है, तो वो जो कहानी के कोई भी अगर झोल होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब सीधे होते जाएंगे। It's like ironing out all the deficiencies in some ways of it coming in contact, and it's not being fixed in
in a particular kind of telling. और ये बहुत दिलचस्प बात है इन कहानियों के बारे में कि मल्टीपल authorless, ऑथरशिप, हाँ multiple authorship and tellership also, like you know हाँ बिल्कुल मैं कभी सोच कितना वो सुनाने में ही कभी आपको एहसास होने लगता है कि ये कुछ बात नहीं बन रही, तो आप उस वक्त अपनी इंजेन्युइटी से उसको बिल्कुल अपने हिसाब से, अपनी ऑडियंस के हिसाब से उसको सीधा कर लेते हैं शायद। हाँ तो बहुत I would really like to, मुझे समझ नहीं लगती, like how to urge people to start reading these stories and to tell them that they will enjoy them. अभी मैं जब अपने स्टूडेंट्स को तो वो जबरदस्ती ग्रेड के उसमें हम कहते हैं नहीं पढ़ो, and they love it, and I often think that अगर किसी को कोई जबरदस्ती पढ़ाने लगे ये कहानियां, 2-3 पढ़ा दें तो उनको चस्का पड़ जाएगा इनका, और मुझे नहीं लगता कि फिर वो कम होगा अगर जितना बड़ा रेज़र्वोयर है हमारे पास इनका। तो कुछ सोचना चाहिए हमें भी थोड़ी सी उसमें कि किस तरह ये होगा कि हमें दिलचस्पी मजीद पैदा हो। आज मैं देख रही हूँ, आज हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग इस नशिस्त में कम होते गए हैं। तो मुझे कुछ ये तो खैर मेरा अपना कमाल है, लेकिन मैं ये आज रोजा भी है, लोग थके हुए हैं और फिर हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग है फेसबुक पे, ऑडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो लोग बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक जो है वो ये जब हमने लॉन्च की थी सीरीज साल के शुरू में, तो उस वक्त तक भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस थी और गैदरिंग्स में जाके हम ये नहीं कर सकते थे शेयर। ये आपको भी भी पता है सही, कि ऑनलाइन ही बिल्कुल ज्यादातर होता था। तो जो इन डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन होता है और जिसमें आप कहानियों को शेयर करते हैं और उस पर बात करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दैट्स इसको इसका है प्लान कि इसको थोड़े से और अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको एक वाइडर एक तरह की कैंपेन बनाकर कि भाई इस हफ्ते हम लाइब्रेरीज में या यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे भी लोग हैं उनके साथ ये डिस्कस करने आएंगे, और आप आए, बात करें, सुने उस पर और फील शेयर दें। कोई इसमें आप जितना भी उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहें या नहीं करना चाहें, तो यूनिवर्स भी। तो ये है, ये प्लान है। और आई वुड लाइक टू थैंक एंड गेट्स फार्मा लाइब्रेरी, उर्दू क्लासिक्स के स्पॉन्सर्स गेट्स फार्मा का, जिन्होंने उर्दू अदब और हमारी सकाफत और की के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरवीज के लिए इस लाइब्रेरी को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। इस लेक्चर सीरीज को कैंपेन का हिस्सा है। और ये तमाम किस्से और इनके अंग्रेजी तराजिम और उर्दू मतन आपको urduclassics.com पर मिल जाएंगे। आप जाएं, वहाँ पे चाहें तो ऑर्डर कीजिए और आपको आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आपको बैठे मिल जाएंगे। तो थैंक यू मरियम, आपके थॉट्स का। कोई और चीज आप शेयर करना चाहें फॉर वी टेक आवर लीव? नहीं, आई थिंक जस्ट आई वुड वांट टू रीइटरेट कि जरूर खरीदें और जरूर पढ़ें। और वो आई थिंक हमारी लिए बहसियत कौम ये बहुत जरूरी है कि हम किस्से कहानियां दोबारा पढ़ने लगें और थोड़ा टेम्पो अपना नीचे लेके आए और समझें कि दुनिया में और भी गम है और खबरों के अलावा, वगैरह वगैरह, खबरों के सिवा। खबरों के सिवा बिल्कुल। और ये बस आई रियली लाइक टू रीइटरेट द फैक्ट कि जो लोग उर्दू जानते नहीं जानते तो अंग्रेजी में पढ़ें, लेकिन ये सोचें समझें कि ये हमारी सकाफत का हिस्सा है और इससे दूरी जो है हमारे लिए और हमारी औलाद के लिए अच्छी नहीं है। और सबसे ज्यादा ये कि ये सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए पढ़ेंगे जी, इसको पढ़कर मजा आएगा, वैसे बिल्कुल, बाकी वेल दैट्स कौम वगैरह की इट तामीर होती रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, खुद ही हो जाएगी। मुझे लगता है अगर हम हाँ कहानी पढ़ने लगे और कहानी की जो स्पेस है एक, उसको अपनी सोसाइटी में कम ना करें, उसको बढ़ाते रहें, चाहे
बच्चों को सुना रहे हैं चाहे बड़ों को सुना रहे हैं, तो ये जो झोल है ना पॉलिटिकल कहानियों में भी, इनकी भी समझ लगने लगेगी शायद। तो ये बहुत एक ये स्किल है कि आप कहानी सुने, पढ़ें और फिर उसको समझें और अपने लिए ही अपने थॉट प्रोसेसेस के लिए ही उनको स्किल को होन करने की बहुत जरूरत है। कहानी वाली जो है लगता है बेकार है, लेसन कोई नहीं है, लेकिन अपने लिए, अपनी साइकोलॉजी के, लाइक हम आजकल इतनी बात करते हैं सेल्फ प्रेजर्वेशन की और मेंटल हेल्थ की, इन सब चीजों में कहानी का एक बहुत बड़ा किरदार है, जी बहुत ज्यादा। चल, ऑन दैट नोट आई थिंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस तरह ये आज गैरसफार्मा लाइब्रेरी क्लासिक्स की ये लेक्चर सीरीज 600 पर बात के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचती है, और अब हम कुछ महीनों बाद अगले 6 किस्से रिलीज होने वाले हैं। जब वो होंगे तो फिर हम आपके साथ इसके बारे में बात करने के लिए हाजिर। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, थैंक यू। आप इजाज़त चाहेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।